Good morning everyone. Today's topic for video lecture is patient classification system. So first of all I will introduce the topic. पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है तो बेसिकली जो नर्सिंग केयर है उसकी क्वालिटी को क्वांटिफाई करता है। तो यह एसेंशियल इसलिए है कि जो भी हम वर्कलोड वगैरह को डिटरमाइन कर सकें या रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग नीड्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, तो उसको हम डेवलप कर सकें, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो किसी भी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम्स वगैरह में यह इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर पेशेंट्स हैं तो उनको हम कैटेगरी वाइज हमने उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया होता है कि किनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, किनको कम केयर की ज़रूरत है। नाउ आई विल डिफाइन द पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। A patient classification system is the method of grouping patients according to the amount and complexity of their nursing care requirements। मतलब कि जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एक मेथड है जिसमें हम पेशेंट्स को सेलेक्ट करते हैं या उनका ग्रुप बना देते हैं अकॉर्डिंग टू कि उनको कितना केयर देना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कितना केयर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट केयर की ज़रूरत है। तो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम पेशेंट को इसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्यों ज़रूरी है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। तो पेशेंट सेटिस्फाइड हो सकता है क्योंकि उसको बेटर केयर मिलेगा तो पेशेंट सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि जिन पेशेंट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है उनको ज़्यादा केयर प्रोवाइड करनी होगी। जिनको मॉडरेट केयर की ज़रूरत है उनको सिर्फ अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो भी उनकी केयर की जा सकती है। तो इसलिए पेशेंट जो है नर्सिंग केयर से सेटिस्फाइड हो सकता है। तो हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्हेंस स्टाफ सेटिस्फेक्शन। स्टाफ सेटिस्फेक्शन को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कि जैसे हम स्टाफिंग नीड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए इस स्टाफिंग नीड्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं तो मतलब कि अगर ज़्यादा केयर की ज़रूरत है तो वर्कलोड भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो हॉस्पिटल में जो भी वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, तो वो भी सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा केयर प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे जैसे आईसीयू यूनिट्स वगैरह हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे स्टाफ की संख्या ज़्यादा होती है। तो हम पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम से हम स्टाफ सेटिस्फेक्शन को भी इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम क्वालिटी ऑफ जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फॉर्म में मतलब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है या नहीं है, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इंटेंसिटी ऑफ केयर अमॉन्ग डेफिनिट क्लासेस जो हैं और वो डिफ्रेंशिएट मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ केयर और डेफिनिट क्लासेस के बीच में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग रिसोर्सेज जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो वो रिलेट होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ग्लोबली होना चाहिए, या और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब कि वो समझ में आना चाहिए। नाउ आई विल एनलिस्ट द पर्पसेस ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके पर्पस यही है कि हम सेफ़ और इफ़िशिएंट पेशेंट केयर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि और वो भी स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस जो है स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम नंबर और कैटेगरी ऑफ स्टाफ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर पेशेंट की केयर करते समय बेस्ट केयर देने के लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत है तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डाटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम सपोर्ट सर्विसेज ज़रूरी हैं या नहीं है उसको हम असेस कर सकते हैं।
स्टाफ सेटिस्फेक्शन को हम इन्हेंस कर सकते हैं। इसलिए स्टाफ जब सेटिस्फाइड होगा तो स्ट्रेस फ्री वर्क इन्वायरमेंट होगा। पेशेंट को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर सकते हैं और वर्कलोड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन इंडिकेशन देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैटेगरिंग पेशेंट, मतलब कि कैटेगराइजिंग पेशेंट, कि पेशेंट को हम कैसे कैटेगराइज करें, इसके लिए टू मेथड्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ये होता है कि हम हर पेशेंट के इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ केयर जो है तो उसको हम रेट करते हैं। तो हर एलिमेंट को हम स्कोर करते हैं, स्कोर की फिर समराइज कर देते हैं और पेशेंट का जो प्लेस है उस मतलब टोटल जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं। तो जो हर कैटेगरी है तो उसमें जो पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं या जनरल हेल्थ है, टीचिंग और इमोशनल सपोर्ट है, ट्रीटमेंट है, मेडिकेशंस हैं, तो इनको एड्रेस करता है हर कैटेगरी जो भी है। तो जो भी डाटा है उनको हम कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में ये है कि हम इसमें गाइडलाइंस सेट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट को हम कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाइड करें और उसके बाद से डाटा को रिपोर्ट करेंगे। थर्ड कंपोनेंट ये है कि इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केयर हर पेशेंट की हर कैटेगरी में रहती है। और फोर्थ कंपोनेंट ये है कि इसमें नर्सिंग केयर आवर्स जो भी हैं तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है ये। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुविलियन कैसे क्लासिफिकेशन है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज पेशेंट एक्यूटी सिस्टम, मतलब कि ये नर्स लीडर्स को असिस्ट करने में हेल्प करता है या यूज़ करने में ये किया जाता है। तो इससे नर्स लीडर क्या होते हैं कि वर्कलोड जो है, रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टाफिंग नीड्स हैं तो उनको हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट स्टाइल या टाइम स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज़ करते हैं। अदर टाइप्स में ये है कि एक प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन सिस्टम होता है और एक फैक्टर इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन सिस्टम में जो होता है तो उसमें टिपिकल पेशेंट और वेरिइंग नीड लेवल को हम डिस्क्राइब करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम फाइव कैटेगरीज़ को हम लिस्ट कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो पेशेंट होते हैं जो एक्यूट नॉन क्रोनिक या एपिसोडिक डिजीज़ वगैरह से हैं या डिसेबिलिटी वाले हैं, कि मतलब कि उनको टोटल केयर करनी है और इसके अलावा जो एलिमिनेशन वगैरह है तो उसमें भी उनको हेल्प करनी होगी। कैटेगरी सेकेंड में ये है कि जो क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको हम रखते हैं या एक्यूट एपिसोड ऑफ इलनेस वाले पेशेंट हैं उनको हम रखते हैं। तो कैटेगरी थर्ड में हम वो रखते हैं कि क्रोनिक इलनेस या डिसेबिलिटी वाले हैं और इन्हें इंटरमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से कैटेगरी 4 और 5 भी हैं। तो इस तरह से पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को 5 कैटेगरीज़ में वो डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी 1 में वो पेशेंट आएंगे जो सेल्फ केयर रिक्वायरिंग, मतलब उनको सेल्फ केयर के लिए रिक्वायर होता है कि 1 to 2 आवर पर डे नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। कैटेगरी 2 में मिनिमल केयर रिक्वायर होती है 3 से 4 घंटे के लिए। और इसके अलावा जो कैटेगरी 3 है तो उसमें इंटरमीडिएट केयर रिक्वायर होती है। और कैटेगरी 4 है तो उसमें मॉडिफाइड इंटेंसिव केयर रिक्वायर होती है 7 to 8 आवर्स तक के लिए जो हो सकती है पर डे। और कैटेगरी 4 जो है तो उसमें इंटेंसिव केयर रिक्वायर होती है 10 to 14 आवर्स के लिए पर डे। तो इस पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है तो पेशेंट का मोस्टली जो ईटिंग है, ग्रूमिंग है, एक्सरसाइज है, टॉयलेटिंग है, कंफर्ट मेजर्स है, मोबिलिटी है, जनरल हेल्थ है, ट्रीटमेंट है और हेल्थ एजुकेशन और टीचिंग है। तो इन सारी चीज़ों के
हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है कि जैसे कि कैटेगरी 1 में सेल्फ केयर वो पेशेंट खुद कर सकता है, बस थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे कैटेगरी 2 में जो है तो उनमें मिनिमल केयर की ज़रूरत पड़ती है। कैटेगरी 3 है तो उसमें इंटरमीडिएट केयर हम दे सकते हैं, और कैटेगरी 4 और 5 हैं तो इसमें हमें वो पूरी तरह से लगभग डिपेंडेंट होते हैं नर्सिंग के स्टाफ पे ही, तो उनको उस हिसाब से केयर प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। Okay, today I have discussed about patient classification system. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.